हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कांस्टेंट इक्वेशंस। सो कांस्टेंट इक्वेशन शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक्स चेक कर लेते हैं। हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को हम लोग एक्स से डिनोट करते ज्यादातर केस में, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग को मिलता है वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग को मिलता है वेलोसिटी। उसको अगर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग को मिलेगा एक्सीलरेशन। तो हम लोग को ये बात याद रखना पड़ेगा, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को अगर क्या कहते हैं डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम लोग को मिलेगा वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग को मिलेगा एक्सीलरेशन। अभी हम लोग देखेंगे कुछ कांस्टेंट इक्वेशंस। कांस्टेंट इक्वेशंस का मतलब क्या है कि अगर दो बॉडी या दो से ज्यादा बॉडी अगर स्ट्रिंग और पुली के मदद से अगर सस्पेंड किया जाता है, तो उसमें से कोई बॉडी नीचे की ओर मूव करेगा और कोई बॉडी ऊपर की ओर मूव करेगा, तो उन सब का वेलोसिटी के बीच में या एक्सीलरेशंस के बीच में जो भी रिलेशन या इक्वेशन बनता है, उन इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट इक्वेशंस। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। So using constraint method, find the relations between accelerations of 1 and 2, यानी कि body 1 and body 2। ठीक है, so this is our figure। उसको हम लोगों ने क्या किया, so यहाँ से body 1 का डिस्प्लेसमेंट लिया हम लोगों ने x1, और यहाँ से body 2 का डिस्प्लेसमेंट लिया हम लोगों ने x2। एट एनी इंस्टेंट हम लोगों ने यहाँ से body 1 का डिस्प्लेसमेंट लिया x1 और यहाँ से body 2 का डिस्प्लेसमेंट लिया x2। ठीक है, हम लोग को एक बात समझना पड़ेगा कि x1 प्लस x2 क्या देता है मुझे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। x1 और x2 का अगर ऐड करता हूं तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का अप्रोक्सीमेट लेंथ मिल जाता है। सो मैंने लिखा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू l। l क्या है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, जो कि चेंज नहीं होने वाला। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement or position with respect to time, it is velocity of this body, and rate of change of displacement of the second body or rate of change of position of the second body, it is velocity of the second body। L is constant, length of the string तो कभी change नहीं होगा, total length of the string कभी change नहीं होगा। So constant को अगर differentiate करेंगे with respect to time मुझे मिलेगा 0। इस equation को फिर से differentiate कर देते हैं with respect to time। So rate of change of velocity of the fast body मुझे मिला acceleration of the fast body, and rate of change of the velocity of second body मुझे मिला acceleration of the second body। So a2 को अगर right side में लेके जाते हैं तो मुझे मिलता है a1 equals to minus a2। इक्वल साइन ये समझाता है कि दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन एग्जैक्टली इक्वल होगा, और माइनस साइन ये समझाता है कि दोनों एक्सीलरेशन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन a1, a2 एंड a3। सो दिस इज द फिगर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये है बॉडी 1, ये बॉडी 2 एंड ये है बॉडी 3। बॉडी 1, बॉडी 2 एंड बॉडी 3 का एक्सीलरेशंस का रिलेशन चाहिए हम लोग को। तो हम लोगों ने फिर से यही फिगर को यहाँ पे ड्रॉ किया। सबसे पहले हम लोग को देख लेना पड़ेगा कि कौन सा बॉडी यहाँ पे मूवेबल है। सो बॉडी 1 इज मूवेबल, बॉडी 2, बॉडी 3 एंड दिस पुली इज ऑल्सो मूवेबल। ठीक है, ये पुली मूव कर सकता है। सो थोड़ा देखिए अच्छी तरह से। सो हम लोग किसी एक इंस्टेंट में ले लेते हैं कि यहाँ से बॉडी 1 का डिस्प्लेसमेंट था x1, यहाँ से बॉडी 2 का डिस्प्लेसमेंट था x2, यहाँ से बॉडी 4 यानी कि पुली का डिस्प्लेसमेंट था x4, और यहाँ से बॉडी 3 का डिस्प्लेसमेंट था x3। ठीक है, अगर इस स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं, चलिए इस स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग ले लेते हैं L1। तो इसका लेंथ कितना होगा, इट इज x1 एंड x4, x1 एंड x4, यानी कि लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग विच इज कांस्टेंट। हम लोगों ने लिखा x1 प्लस x4 is equal to L1, length of the first string। इसको अगर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 1
plus acceleration of body 4 equals to 0. This is a constant. इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे मिलेगा 0. चलिए अभी सेकेंड स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं. सो दिस इज आवर सेकेंड स्ट्रिंग. सो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज इक्वल्स टू L2. हम लोग कंसिडर कर रहे हैं L2. दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इक्वल्स टू L2. लेकिन ये लेंथ है कितना, यहां से यहां तक माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा. यहां से यहां तक माइनस करना है. सो दिस इज x2 and this is x4. so x2 minus x4. so मुझे ये मिला तो मैंने लिखा x2 minus ये 4 this length. और मुझे ये लेंथ भी चाहिए यानी कि x3 minus x4. x3 minus x4 तो मुझे मिला ये लेंथ. ठीक है, तो वो भी मैंने लिखा. so ये लेंथ प्लस ये लेंथ is equals to length of this string which we have considered as L2. ठीक है, इनको इस इक्वेशन को फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार. सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग फॉर सेकेंड टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग को मिलेगा एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 2, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 4, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 3, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 4 which is equals to 0. length of the second string is also constant. so उसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to time तो मुझे मिलेगा 0. यहाँ पे देख लेते हैं. so minus a4 it becomes minus 2i of a4. a2 की जगह पे a2 लिखा, a3 की जगह पे a3 लिखा. इक्वेशन 1 से अगर आप लोग देखेंगे a1 will be equals to minus a4. a1 will be equals to minus a4. तो मैं minus a4 के जगह पे लिख सकता हूँ a1. माइनस a4 के जगह पे लिख सकता हूँ a1. सो मेरा इक्वेशन क्या बनता है a2 प्लस a3 प्लस 2i a1 इक्वल्स टू 0. जो हम लोग को निकालना था दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 1, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 2 एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 3. यही मुझे निकालना था. क्वेश्चन था टू फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड. स्टूडेंट्स और एक एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग. Find the constant relation between A1 and A2. तो इस फिगर को देखिए. This is body 1 and this is body 2. मुझे body 1 और body 2 का एक्सीलरेशन का रिलेशन चाहिए. ठीक है, तो इस फिगर को हम लोगों ने यहाँ पे फिर से ड्रॉ किया. सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग देखेंगे कौन सा बॉडी मूव कर सकता है. बॉडी 1, बॉडी 2, इस पुली ये पुली भी मूव कर सकता है. इस पुली का नाम दिया हम लोगों ने बॉडी 3. ये वाला पुली भी मूव कर सकता है तो इस पुली का नाम दिया हम लोगों ने बॉडी 4. एट एनी इंस्टेंट बॉडी 1 का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने यहां से लिया x1, बॉडी 2 का डिस्प्लेसमेंट यहां से लिया x2, बॉडी 3 का x3 एंड बॉडी 4 का x4. ठीक है, वे एक एक करके स्ट्रिंग देखेंगे. सो ये वाला स्ट्रिंग देखेंगे. चलिए मान लेते हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ है L1. ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ है L1. तो ये कितना हुआ x1 और ये कितना हुआ x3. ये कितना हुआ x1 और ये कितना हुआ x3. सो x1 प्लस x3 इक्वल्स टू L1. x1 प्लस x3 इक्वल्स टू L1. ठीक है, नेक्स्ट दूसरा स्ट्रिंग देख लेते हैं. सो दिस इज द सेकेंड स्ट्रिंग. चलिए इसका लेंथ ले लेते हैं L2. ठीक है, सो ये लेंथ कितना होगा, सो ये लेंथ प्लस ये लेंथ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज L2. सो ये लेंथ कितना होगा, इट इज x1 माइनस x3. ये लेंथ कितना होगा x1 माइनस x3. हम लोगों ने लिखा x1 माइनस x3 प्लस ये लेंथ कितना होगा, इट इज x4 माइनस x3. x4 माइनस x3 तो मुझे मिलेगा ये लेंथ. मैंने लिखा ये लेंथ. सो दिस इज x1 माइनस x3 एंड दिस इज x4 माइनस x3 which is equals to length of the second string. सिमिलरली थर्ड स्ट्रिंग भी देख लेते हैं. यहां से यहां तक का लेंथ प्लस यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ हम लोग लेंगे L3. ठीक है, सो ये लेंथ कितना होगा, दिस length is x1, this length is x4.
तो ये लेंथ कितना होगा, इज x1 माइनस x4, और ये लेंथ कितना होगा, इज x2 माइनस x4. सो ये लेंथ x1 माइनस x4 और ये लेंथ x2 माइनस x4. तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ इज इक्वल्स टू L3. ठीक है, अभी इन तीनों इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार. इसको अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे मिलेगा a1 प्लस a3 इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे मिलेगा a1 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a3 इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को भी अगर 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, सो a1 माइनस a4 प्लस a2 माइनस a4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो यहाँ पे a3 इक्वल्स टू -1 आएगा. सो a3 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में यूज करेंगे. ठीक है, इस इक्वेशन से a4 निकालेंगे, a4 का जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे बिठाएंगे, तब हम लोग को निकल के आएगा a2 इक्वल्स टू -7 ऑफ a1. सो यहाँ से a3 इक्वल्स टू जो भी है वो यहाँ पे बिठा देना a3 के जगह पे, और इस इक्वेशन में a4 इक्वल्स टू जो भी है वो इक्वेशन 3 में यूज कर लेना है. तब हम लोग को निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा a2 इक्वल्स टू -7 ऑफ a1, which is the required constant relation between a1 and a2.